इस बार का लेकिन माहौल कुछ अलग था। आज की रात कुछ बहुत ज़्यादा अलग थी। बाहर एकदम धूप अंधेरा था, जैसे अमावस की रात होती है। हवा चल रही थी ठंडी और कुत्तों के रोने की शाम होते ही डरना शुरू हो जाता था कि यार रात होगी फिर वही सारा कुछ होगा और ये सारी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेंगी और मेरे बस की नहीं है इन सब चीज़ों को। 10 बजे तो इनके दिमाग में पता नहीं ऐसा कौन सा फितूर आता है, ऐसे कौन सी इनके दिमाग में बला जागती है। वही कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत। ऐसे ही डर में उसकी रात पूरी बीतती है और वो जब सुबह उठता है तो सबसे पहले जाके वो राजू को Nitin Dark Stories. Enter if you dare. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट हॉरर चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। हमारे चैनल की पहली कहानी है जो हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। उन्होंने अपना नाम हाइड करने की शर्त पर बोला था कि आप मेरा नाम कुछ भी बता देना, तो मैं फॉर रेफरेंस उनका नाम यहाँ पर राजू ले रहा हूँ कि ये राजू ने अपनी कहानी मुझे भेजी है। और राजू बताते हैं कि ये कहानी है सन 2020 की, जब उस समय लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म ही हुआ था और चीजें नॉर्मल होनी शुरू हुई थी। तो राजू और इनका दोस्त संजू, जो इनके गांव के नाम थे, एक गांव में रहते थे। बलिया जिले के मंसूपुर गांव के रहने वाले हैं दोनों भाई। और जो राजू है वो अपनी कहानी हमें बताते हैं, अपने साथ शेयर करते हैं। जो उन्होंने मुझे मेल की थी, जो मैंने मेल आईडी उन्होंने मुझसे शेयर की थी, तो उन्होंने मेल पर अपनी कहानी मुझे पूरी भेजी है। तो 2020 की कहानी है। लॉकडाउन खत्म हो चुका था। ये लोग दोनों जॉबलेस होते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता है और ये लोग काम की तलाश में रहते हैं। लॉकडाउन में वैसे ही सबके काम बंद हो गए थे, तो ये पूरे दिन आराम से गांव में घूमते रहते थे। और शाम को गांव के बाहर, थोड़ा सा गांव के बाहर एक ठेका था जहां पर ये लोग दोनों बैठ के देसी शराब पीते थे और रात में घूमते घामते अपने घर आ जाते थे। उस गांव में एक प्रचलन ये था कि गांव के बाहर से जो लोग आते थे उनको एक हिदायत दी गई थी कि भैया 8 बजे के बाद गांव में एंटर मत करना, क्योंकि गांव के एंट्रेंस पे ही, जैसे ये गांव है, ठेका मान लो गांव से दूर है 500 हजार मीटर दूर है, 1 किलोमीटर के आसपास। और जैसे ही वो गांव में आप एंटर करते तो गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था और उसके पास में शमशान भी था। तो लोग हिदायत देते थे कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे कोई आत्मा घूमती रहती है, आप लोगों को परेशान करेगी। तो जो यंग लोग होते हैं, आपको सबको ही पता है कि उन चीजों को इग्नोर करते हैं और नहीं मानते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हम जब तक नहीं देख लेंगे कैसे मानेंगे। तो यही दोनों राजू और संजू के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। ये लोग आराम से रात में दारू पीते थे और घूमते रहते थे, कभी 10 बजे आ रहे, कभी 12 बजे आ रहे हैं। एक दिन की कहानी है, एक दिन की बात है। ये दोनों बैठ के पीते हैं वहां पे और ठेका बंद होने तक पीते रहते हैं। और उसके बाद फिर ये सोचते कि निकलते हैं रात में 10 बजे। तो इनके दिमाग में पता नहीं ऐसा कौन सा फितूर आता है, ऐसा कौन सी इनके दिमाग में बला जागती है। वही कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं और राजू हंसते हुए संजू से कहता है, भाई सुना इस पेड़ पर कोई चुड़ैल रहती है? तो कहते सुना तो मैंने भी है लेकिन मैंने देखा नहीं। तो ये दोनों चिल्लाने लगे, चुड़ैल बाहर आ जा, दिखा दूं कैसी दिखती है, कैसी है, सेक्सी है, नहीं है, क्या है। इस तरह की बकवास करना ये दोनों शुरू कर देते हैं। टुल्ल होते हैं, दारू पी रखी होती इन्होंने, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हरकत कर रहे हैं। फिर ये क्या करते हैं कि उस पेड़ पर जो संजू था उसने पेशाब कर देता है और कहता है, ओ चुड़ैल ये ले तेरा प्रसाद, आजा बाहर निकल के आजा। और काफी देर वहां पे हंसी मजाक करते हैं और गाली गलौज भी करते थोड़ा सा, और उसके बाद अपना बाइक में बैठ के घर आ जाते हैं। तो राजू बताते हैं कि संजू को मैं उसके घर पे ड्रॉप कर देता हूँ और मैं अपने घर आ जाता हूँ। पहली रात आराम से नॉर्मल बीत जाती है, कुछ भी नहीं होता है। और अगले दिन वही डेली की दिनचर्या, इधर उधर घूमना, खाना पीना अपना, और काम के बारे में डिस्कस करना कि यार काम नहीं है, काम मिल जाए, थोड़े पैसे वैसे आने शुरू हों। और शाम को फिर वही दारू पीना और वापस घर पे आके सो जाना। लेकिन जो दूसरी रात थी, असली खेल यहीं से शुरू हो चुका था। होता क्या है कि संजू अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे अचानक से लगता है कि जैसे उसकी खिड़की के पास से कोई उसे घूर रहा है, बहुत तेजी से घूर रहा है। और वो कोई लड़की है 25-26 साल की। तो संजू को लगता है कि मैंने पी रखी है तो शायद उसी वजह से मुझे हेलुसिनेशन टाइप का कुछ हो रहा है, तो वो इग्नोर करता है और सोता है। फिर उसे वही परछाई अपने कमरे के अंदर दिखती है, तो वो थोड़ा डर जाता है कि ऐसा क्या। और जैसे ही आँख खोल के देखता है तो ही फाइंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं वहाँ पे नहीं दिखता है। तो ऐसे ही डर में उसकी रात पूरी बीतती है और वो जब सुबह उठता है तो सबसे पहले जाके वो राजू को पूरी कहानी सुनाता है कि राजू भाई ऐसा ऐसा हुआ है।
तो राजू थोड़ा सा माथा ठनकता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है, और उस दिन जो हमने हरकत की थी शायद उस वजह से होगा, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते हैं और अपनी उनकी डेली लाइफस्टाइल जैसी चल रही होती है। अब आती है तीसरी रात। तीसरी रात को जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो इनकी बाइक को कोई आवाज़ देता है, संजू, ए संजू, लड़की की आवाज़ होती है, धीरे सी आवाज़ होती है। अब संजू पीछे बैठा होता है, राजू बाइक जरा सक पका के देखता है तो उसे दिखता है कि खेतों के बीच में कोई साया खड़ा है सफ़ेद साड़ी में, और वो उसे आवाज़ दे रहा है वहाँ से। तो ये तो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है भाई राजू बाइक भगा और यहाँ नहीं रुकने की ज़रूरत है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जब खेल शुरू हो ही चुका था और वो जो एंटिटी थी जो पीपल के पेड़ में लड़की रहती थी वो इनके पीछे पड़ चुकी थी। उस लड़की का नाम माया होता है एक्चुअली, और उसकी डेथ हो चुकी होती है किसी रीज़न से, और उसे वहीं पर गाड़ दिया जाता है, और जिस वजह से वो उस पीपल के पेड़ पर रहने लगती। जो इसके पीछे कहानी राजू ने मुझे बताई, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ इसके बारे में ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो जब राजू संजू अपने घर पहुंचते, राजू का भी कोई इस तरह की फीलिंग आनी शुरू नहीं हुई क्योंकि राजू ने वहाँ पे बदतमीजी नहीं की थी, बट आगे उसके साथ भी ऐसा कुछ घटित होगा। तो संजू जब आके अपने घर पे सोता है तो उसे फिर से वही सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। अब उसे अचानक से ये लगने लगता है कि जैसे उसकी छाती पर कोई बहुत ज़्यादा बोझ रखा हुआ है, जैसे कोई उसके ऊपर आके बैठ गया है। तो जब वो आंखें खोल के देखता है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता है, और फिर जैसे ही आंखें बंद करता है उसे फील होता है कि कोई उसके बगल में लेटा है, और वो लड़की ही है, और एक अजीब सी स्मेल आ रही है, एक गंध आ रही है बहुत गंदी वाली, जो उसे बहुत परेशान कर रही होती है। और जैसे ही वो आंख खोल के देखता है उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता है। तो अब तो उसे कंफर्म हो गया था जरूर हो ना हो उसने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से अब ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं। संजू उठ के बैठ जाता है, डर जाता है, और सबसे पहले वॉशरूम जाता है, हाथ मुंह धोता है। तो जो वॉशरूम में मिरर होता है, एक छोटा सा मिरर गांव में लगा देते हैं, तो जब उसमें अपने आप को देखता है तो उसे दिखता है कि कोने से कोई जैसे दो आंखें उसे देख रही हैं। तो वो सच में बहुत ज़्यादा डर जाता है और पूरे घर के लाइट जला देता है और देखता है तो उसके घर में कोई नहीं होता है। अब धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें जब उसके साथ नॉर्मल होनी शुरू हो गई तब उसने अपने घर वालों को भी ये बात बताई, और घर वालों ने कहा कि तूने कुछ उस पेड़ के आसपास तो नहीं गया था, वहाँ पे कुछ तूने किया तो नहीं है। तो डर की वजह से संजू सच्चाई नहीं बताता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तो उधर कभी जाता ही नहीं हूँ, बस मैं तो उस दोस्त के चक्कर में पी लिया था और सीधे घर पे ही आके रुका हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ। वो बात को आई गई करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर तो चल ही रहा होता कि मैंने कुछ गड़बड़ तो जरूर कर दी है। अगला दिन जब पूरा निकल जाता है, अब ये शाम होते डरना शुरू हो जाता था कि यार रात होगी फिर वही सारा कुछ होगा और ये सारी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेंगी और मेरे बस की नहीं है इन सब चीज़ों को झेल पाना। फिर भी वो क्या करता है अपना, तो राजू से बोलता है कि यार घर पे ही पीते हैं और ज़्यादा पियेंगे ताकि आराम से सो जाएं। तो ये दोनों ड्रिंक करते हैं, राजू अपने घर जाता है, संजू जैसे ही सोता है, अब सोता है तो उसे फिर से वही परछाई दिखनी शुरू कमरे में, वही सारी चीज़ें। और इस बार का लेकिन माहौल कुछ अलग था। आज की रात कुछ बहुत ज़्यादा अलग थी। बाहर एकदम धूप अंधेरा था, जैसे अमावस की रात होती है। हवा चल रही थी ठंडी और कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी, जिससे संजू बहुत डरा हुआ था और उसे वो परछाई अब बिल्कुल साक्षात दिख रही थी। एक 25-26 साल की सुंदर सी लड़की सफ़ेद साड़ी में उसके घर के कमरे के अंदर उसके बेडरूम के सामने खड़ी हुई है। उसके बाल उड़ रहे हैं, साड़ी हवा की वजह से साड़ी का पल्लू लहरा रहा है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा सहम जाता है उसे देख के। तो वो उसके पास आती है और कहती है, संजू मैं माया हूँ, तुमने उस दिन मुझे बुलाया था और कहा था कि ये लो तेरा प्रसाद। तो जब तूने मेरे ऊपर पेशाब की थी और मुझे गालियाँ दी थी और बोला था तू मेरे साथ ये कर देगा वो कर देगा, तो मैं तुझसे वही करवाने आई हूँ। अब तुझे मेरे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा और मेरे साथ एक होना पड़ेगा। संजू को यही हो गया कि काटो तो उसके हाथ तो खून नहीं, इतना ज़्यादा डर गया वो और अब कुछ कर भी नहीं सकता है। अब आप सोचो कि जब इस तरह की हॉरर एक सिचुएशन क्रिएट होती है तो आदमी का ख्याल कहाँ से आ सकता है, मतलब वो तो इस बारे में सोच ही नहीं सकता है। बट अब वो जो एंटिटी थी उसने संजू कुछ पता नहीं कैसी पावर दी कि उसके मन में विकृत भावनाएं जागने लग गई और वो लड़की जो थी माया, उसने उसके साथ करना शुरू कर दिया। इनका मतलब अब जब उसने वो पावर दी थी, एक जो एंटिटी थी जो उसने सुपर पावर इसे दी थी इसके साथ, तो ये पूरी रात करते रहे और पूरी रात इनके बीच में घमासान चलता रहा। सुबह जब होती है तो राजू को ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने इतना मारा है कि वो उठ भी नहीं पा रहा है।
बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए जाता है बाहर, नहाता धोता है और सबसे पहला काम करता है राजू के घर पे पहुंच जाता है और बोलता है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो राजू को तो पहले तो मजाक लगता है कि तो भाई सही है, तेरी रात तो बढ़िया कट रही है, अब तुझे क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन जब मौके की नज़ाकत को समझते हैं कि भाई ये कोई मजाक करने की चीज़ नहीं, बहुत ही खतरनाक वाकया हो गया इसके साथ, तो ये दोनों कहते हैं इसके यार सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो अब ये क्या करते हैं, गांव के पंडित जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। पंडित जी इन्हें झाड़ फूक करके एक धागा बांध देते हैं, कलावा बांधते हैं हाथ में, रक्षा सूत्र, और कहते हैं घर जाओ और कुछ नहीं, परेशान नहीं होगा। लेकिन वो बाबा जी जो थे, वो पंडित जी जो थे, वो इतने पावरफुल नहीं होते कि उस इतनी भयंकर एंटिटी से वो सामना कर पाए। तो राजू जैसे ही घर आता है तो वो जो एंटिटी थी वो पागल हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि तूने बाबा जी के पास गया और तूने ये कि मैं तुझे अपना पति मानती हूँ और तूने ही मुझे इनवाइट किया था कि आ जाओ मेरे साथ ये करो आके, मैं उसी वजह से आई हूँ। और ये इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देती है, जिससे संजू क्या है, घबरा के वो रक्षा सूत्र तोड़ के डस्टबिन में डाल देता है और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा शांत हो जाती है। और इनके बीच में अब डेली हर रात बहुत ज़्यादा सेक्स चल रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है कि संजू धीरे धीरे टूटने लगता है, उसका वजन बहुत ज़्यादा गिरने लगता है और वो बहुत ज़्यादा पागल होने लगता है। अब इसी बीच में एक गलती ये हो गई थी, जैसे संजू सुबह नहा धो के जब राजू के घर गया था तो वो अपने साथ उस छाया को भी उसके घर पे ले गया, जिसकी वजह से होता यह है कि अब राजू को भी इस तरह के साए दिखने शुरू हो जाते हैं। कभी राजू को दिख रहा है, कभी संजू को दिख रहा है, लेकिन राजू को वो ज़्यादा हार्म नहीं कर रही होती है क्योंकि राजू ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन जब उसकी छाया उसके घर पे भी आ गई थी तो राजू भी परेशान होना शुरू हो गया, तो उसे भी वो चीज़ों के विजुअल्स आने शुरू हो गए थे। और इधर संजू तो पूरी तरह से सूखता चला जा रहा है, उसे बिल्कुल बेकार हो चुका है, उसका वजन 7 से 8 किलो गिर गया पिछले 7-8 दिनों में। और सब लोग पूछने लगे तुझे कोई बीमारी लग गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और वो शर्म की वजह से, डर की वजह से किसी से कुछ नहीं बता पा रहा है कि अब लोगों को बोले भी तो बोले क्या। तो अब राजू से जब उसकी हालत देखी नहीं गई तो राजू ने आके क्या किया, सबको बता दिया कि ऐसे ऐसी उस दिन हमसे गलती हुई थी और अब हमें बचा लो। तो संजू घर वाले पहले तो राजू को बहुत सुनाते कि तूने पहले नहीं बताया, और संजू को भी डांटते हैं कि तुझे बताना चाहिए था, हम तुझे बचा लेते। तो ये क्या करते हैं, पास के गांव वाले एक बाबा जी के पास लेके जाते हैं जो बहुत ही सिद्ध महापुरुष होते हैं, और वहाँ पे जाके इनकी झाड़ फूक करवाते हैं और रक्षा वक्षा सूत्र बंधवा के आ जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं भाप पाते हैं कि जो माया है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये एक नॉर्मल एंटिटी के तौर पर उसका इलाज करते हैं जिसका असर उल्टा पड़ता है। 3-4-5 दिन तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, छठे दिन से जैसे ही उसका रक्षा सूत्र गंदा होना शुरू होता है, और वो मतलब रक्षा सूत्र का क्या है कि 1 हफ्ते में चेंज करना चाहिए, अगर वो चेंज नहीं कर रहे हो तो गंदा होकर नेगेटिव इंपैक्ट देने लगता है। तो यही होता है, बाबा जी ने बोला था कि हर तीसरे दिन आके मुझसे बंधवाते रहना, तो ये काम में बिजी हो गया, जा नहीं पाया, दिमाग से निकल गया। और जब लोग ठीक हो जाते हैं तो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर ही देते हैं, आपको सबको पता है। तो जैसी रक्षा सूत्र की पावर कम होती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो वो फिर से आ जाती है माया, और इस बार जिस तरह से आती है कि पूरी तरह से बर्बाद कर देती है संजू को पूरी तरह से अंदर से इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, वो अपने बाल उखाड़ने लग जाता है। उसने मेरे ख्याल से आधे बाल तो अपने उखाड़ ही दिए होंगे जितने उसके सर पे थे, और पूरी तरह से फूट फूट के रो रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही होती है। और फिर वो नोटिस करता है कि उसके नाक से खून टपकना शुरू हो गया है, वो शीशे में जाकर देखता है तो उसकी नाक से पूरा खून टपके जा रहा है, और वो बहुत बुरी तरीके से बीमार हो जाता है। उसके बाद वो एंटिटी फिर भी उसके साथ सेक्स करती है, पूरी रात करती है, 8 से 10 घंटे। और जिसके बाद क्या होता है कि जब वो सुबह उसके घर वाले आते हैं तो संजू बेहोश मिलता है। तो ये फिर उसी बाबा जी के पास लेके जाते हैं, तो बाबा जी कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये एंटिटी जो भी है, ये आत्मा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसे आप मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ, वहीं पर इसका इलाज हो सकता है। तो सब लोग तुरंत गाड़ी हायर करते हैं, संजू के पिताजी, उनके चाचा वाचा भी आ जाते हैं, अगल बगल से गांव के 2 लोग, एक उन्होंने स्कॉर्पियो हायर की और उसमें बैठा के सब लोग चल देते हैं। तो जैसे ये जा रहे होते हैं, ये चीज़ माया को कैसे पसंद आती, माया क्या करती है कि उसे और ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देती है, दिन दहाड़े बीच गाड़ी में इतने लोगों के बीच में, और वो बुरी तरीके से कांप रहा है, हिल रहा है, और उसके नाक से खून कंटिन्यू बह जा रहा है, बाल पकड़ पकड़ खींच रहा है, उसे लग रहा है जैसे लाखों सुइयां उसके शरीर में एक साथ चुभोई जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसके कानों में, दोनों कानों में पूरे स्पीड से लाउड स्पीकर बज रहा है, और एक अजीब तरह की चीत्कार उसके कानों में गूंज रही है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से पागल होने लगता है और बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही वो बेहोश होता है तो इनके घर वाले देखते कि यार ये तो बेहोश हो गया, क्या हुआ इसे। तो उसके घर वाले
आनन फानन में क्या करते हैं कि तुरंत एक पास में ढाबा होता है, ढाबे वाले से पूछते हैं कि इसकी तबीयत एकदम से खराब हो गई, कोई हॉस्पिटल हो पास में बताओ। मंदिर जाना भूल जाते हैं और वो आत्मा भी यही चाहती थी कि कैसे भी वे मेहंदीपुर बालाजी ना पहुंचे, अदरवाइज पंगा हो, अदरवाइज फिर आत्मा को जाना पड़ता। तो होता यह है कि जैसे ही वो उससे पूछते हैं तो बताता है कि यहाँ से 9 किलोमीटर दूर आगे एक हॉस्पिटल है, आप वहाँ नर्सिंग होम है, वहाँ पे तुरंत लेके जाओ, अदरवाइज ये बचेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, डॉक्टर संजू को मृत घोषित कर देता है कि संजू मर चुका है और आप इसे ले जाओ। भाई ये पढ़ते पढ़ते मेरे हाथों में रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस तरह से किसी का मर जाना यंग एज में कितना खतरनाक हो सकता है, कितना दुख भरा हो सकता है, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। संजू की डेथ के बाद संजू के घर वाले सबसे पहले उसके पापा फ़ोन करते हैं और राजू को बोलते हैं कि ये बात संजू की मम्मी को मत बताना, हम संजू को लेके आ रहे हैं, हमारे सबके फ़ोन ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि अगर फ़ोन ऑन रखा घर वाले फ़ोन कर करके हमें परेशान करेंगे और हमें बताना पड़ जाएगा, तो उसकी मम्मी ये सदमा सह नहीं पाएगी। तो ये क्या करते हैं कि लेके बॉडी लेके घर पे आते हैं, और जब संजू की मम्मी ये सब देखती कि संजू कहाँ है, तो उसके पापा फूट फूट कर रोने लगते हैं, साथ में उसके चाचा भी रो रहे होते हैं। और जब देखते हैं कि संजू मर चुका है तो उसकी मम्मी तो पागल ही हो जाती रो रो के, और वो क्या करती, सबसे पहले राजू को थप्पड़ लगाती कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, अगर तू उसे रोक लेता वहाँ पे उस दिन, वहाँ पे ये सब हरकत ना करने देता, तुम लोगों को पीने की क्या ही ज़रूरत थी, तुम्हारी पीने की उम्र नहीं है और तुमने ये कर दिया, मेरा बेटा चला गया। ये बोलते बोलते रोती है। तो राजू भी बहुत अच्छा दोस्त होता है संजू के, जैसे उन्होंने बताया, तो राजू भी उस समय बहुत रोता है, 3 रात पागलों तरीके रोता रहता है। और जब संजू का अंतिम संस्कार वगैरह हो जाता है, उसके बाद राजू नोटिस करता है कि उसे संजू और माया दोनों दिखने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ से कहानी का पार्ट 2 शुरू होता है, जिसने राजू की ज़िंदगी भी हराम कर दी। अब जब इतना सब कुछ हो चुका था, तो अब राजू ने एक सोचा था कि मैं तो कुछ हो ना हो, मैं तो बालाजी ज़रूर जाऊँगा ही जाऊँगा और अपनी झाड़ फूक करवा के आऊँगा, कि मुझे भी विजुअल्स दिखते हैं, मतलब अब अगर संजू चला गया है तो वो आत्मा मेरे पीछे पड़ेगी। तो राजू ने यहाँ पे स्मार्टली अपना एक डिसीजन लिया और सोचा कि मैं बालाजी जाऊँगा। तो वो जैसी पैसे वैसे व्यवस्था करके जाने का प्लान कर रहा था, तो उसे 3-4 रातों तक संजू और माया दोनों दिखते थे और उसके पास आते थे, और संजू तो उससे झगड़ा करता था सपने में कि भाई तू अगर मुझे उस दिन बचा लेता तो आज मुझे अब पूरी अनंत काल तक इसके साथ रहना पड़ेगा, जैसे इसकी आत्मा भटक रही मेरी भी भटकेगी और मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, और ये सब तेरी वजह से, जिसकी गिल्ट में राजू मरता चला जा रहा था। लेकिन राजू को ये पता था कि ये आत्मा अब इससे तृप्त हो गई है तो वे मेरे पीछे पड़ेगी। और हुआ भी ऐसा, जैसे ही संजू को वो आत्मा दिखनी शुरू और परेशान करना उसने शुरू किया, उसे टॉर्चर करना शुरू किया, वो अगले दिन की बस पकड़ता है और सीधे राजस्थान मेहंदीपुर पहुंच जाता है बालाजी के दर्शनों के लिए। अब जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं मंदिर में, तो मंदिर के बाहर एक बहुत ही सिद्ध महाराज जी हैं, आप सब अगर गए होगे तो पता होगा कि जैसे भूतनाथ बाबा का जहाँ पे पीछे मंदिर है, वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हैं। तो उन्होंने उसके पास जाके अपनी सारी कहानी सुना दी। तो बाबा जी ने कहा कि भाई तूने थोड़ा देर तो कर दी है, लेकिन समय से आ गया, मैं तुझे बचा सकता हूँ, तेरे दोस्त को तो नहीं बचा सकता था लेकिन तुझे बचा सकता हूँ, क्योंकि उसने उसके साथ संबंध बना लिए थे, अब वो उसका ही हो गया था। अब वो क्या करते हैं कि पहले तो राजू की झाड़ फूक करके उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। उसी सेकंड से जैसे उसके ऊपर झाड़ फूक होती है और वो एक धागा बांधा, जैसे मैंने ये धागा जो बांधा हुआ है ये मेहंदीपुर बालाजी में ही बांधा गया था, सेम इसी तरह का एक धागा राजू के हाथ में बांध देते हैं। मैं इसीलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जो मैं कभी आपको सुनाऊंगा अपने बारे में। तब से मैं ये धागा मैंने आज तक नहीं खोला है और इसे ऑलमोस्ट 7 से 7 साल हो गए हैं। और मैं जितनी बार जाता हूँ नया धागा बंधवा कर, 3 धागे हैं इसमें, मैं 3 बार जा चुका हूँ बालाजी, 3 धागे बंधे, मैंने पुराना भी नहीं खोला है। हालांकि खोल देना चाहिए लेकिन मुझे डर लगता है कि पुराना खोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह का एक धागा राजू के हाथ में वो बांध देते हैं और राजू वापस आ जाता है और पंडित जी से ये भी बोल देता है कि पंडित जी एक बार आके हमारे गांव में भी पूजा पाठ करवा दो, जिससे मेरे दोस्त संजू की आत्मा को शांति मिल जाए और वो जो माया है उसे भी मोक्ष मिले और वो अपने लोक को चली जाए। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा, आने जाने का आप जो भी होगा देख लेना, मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता, मैं कोई पैसा रुपया नहीं लेता, लेकिन आने जाने का जो भी होगा वो अपने हिसाब से आप देख लेना। तो वो उनके टिकट विकेट करवा देता है और बाबा जी आते हैं। अब क्या होता है कि उसी पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है पूजा का, और जहाँ पर बहुत सारा हवन होता है, कील वील ठोकी जाती है, और जो संजू के कुछ सामान था और जो माया जिस घर में रहती थी जब उसकी डेथ हुई थी कुछ साल पहले, तो उसकी भी एक फ़ोटो होती है, वो फ़ोटो लाके पंडित जी हवन करवाते हैं और
उस हवन में ही संजू का कपड़े का कुछ टुकड़ा और माया की फोटो डालकर आहुति देते हैं, जिससे होता यह है कि उन दोनों की आत्माओं को शांति मिल जाती है। वो आत्माएं कोशिश तो बहुत करती हैं कि पंडित जी को रोकें और किसी भी तरह से उन्हें ये जो क्रिया हो रही पूरी ना होने दें, लेकिन पंडित जी बहुत ही शक्तिशाली थे। वो बालाजी के बहुत बड़े दास हैं, बालाजी के बहुत बड़े उपासक हैं, भूतनाथ के ही मंदिर में रहते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से डरना तो बहुत दूर की बात है, इनसे घबराते भी नहीं है। और इन्हें बस इस तरह से जैसे आप छोटे बच्चों को थपकी मार के भगा देते ना, उनके लिए इतना ही था इन आत्माओं से डील करना। तो वो कैसे भी करके उस पूरे गाँव को उस प्रॉब्लम से आज़ाद करवाते हैं। लेकिन संजू की जान चली जाती है और राजू बहुत ज़्यादा उसके बाद से टूट जाता है। फिर वो आके दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पे जॉब करता है। और जब मेरी वो कहानी थी ना आयशा वाली, वो कहानी मेरी थोड़ी सी चली थी, उसमें 10-12 हज़ार व्यू आए थे, तो इससे क्या होता है कि वो उसके पास पहुँची कहानी, तब उस कहानी के थ्रू ही उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई आपका। और अगर कभी हुआ तो हम मिलेंगे और ये कहानी आप एज अ पॉडकास्ट हमारे दर्शकों को सुनाना, और आपका आने जाने का जो भी होगा आपका वो सारा कन्विंस मैं अफोर्ड करूंगा और आपको बुलाऊंगा अपने घर पे, इनवाइट करूंगा अपने घर पे या अपने ऑफिस में जहाँ पे मैं स्टोरी शूट करता हूँ, और वहाँ पर हम ये पॉडकास्ट भी शूट करेंगे। मीनवाइल मैंने कहानी तो आपको सुना दी है, और कहानी आपको कैसी लगी? ऑफ कोर्स बुरी लगी होगी सुन के, मतलब किसी की डेथ के बारे में सुनना किसे ही अच्छा लगेगा। तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और मिलते अगली कहानी में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।